कैसे हो दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए द सक्सेस माइंड एट द रेट के साथ। ये चैनल एक ऐसा मंच है दोस्तों जो आपको ऐसे प्रश्नों को, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन को, ऐसे टॉपिकों को आपके बीच में डिस्कशन कराता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के धीरे धीरे बहुत करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों सक्सेस पाने के लिए कौन सा रास्ता सही हो, कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए जिससे क्वेश्चन फंस सकें, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होता है। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जो काफ़ी टॉपिकों को सर्च करने के बाद आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप ये जान सकें कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर और एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों आज का प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। पहला हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर पार्टी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। दोस्तों निम्नलिखित में से जो संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था उसका नाम था अनुशीलन समिति। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और दोस्तों अगर बात की जाए कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1906 को। याद रखिएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1906। हो सकता हो प्रश्न में आपसे पूछ ले तो 1906। आगे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मणिपुर में 1817 से 1826 के काल को चाई तारेत खुनतकपा कहा जाता है। इस समय काल में क्या कहा जाता है, चाई तारेत खुनताकपा कहा जाता है। इस समय काल में मणिपुर में 7 वर्षों तक काफ़ी तबाही हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन करना है। पहला है, इस दौरान असम और मणिपुर का नियंत्रण जो वर्मा के हाथ में था। दूसरा है, चाई तारेत खुनताकपा यंदाबू की संधि के साथ समाप्त हुआ। इनमें से कौन सा कथन सही है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा। बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक शेयर करें। चलिए तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि मणिपुर में 1817 से 26 के काल को चाई तारेत खुनताकपा कहा जाता है। इस समय काल में मणिपुर में 7 वर्षों तक काफ़ी तबाही हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन करना है। तो अगर कथन की बात करें दोस्तों, तो इस दौरान असम और मणिपुर का नियंत्रण क्या था, वर्मा के हाथ में था। और चाई तारेत खुनताकपा यंदाबू की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो ये दोनों ही कथन क्या हैं दोस्तों, सही हैं। तो पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, सी पे दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने जमीन से संबंधित नियंत्रण अपने हाथ में रखा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने राजस्व अपनी इच्छा से बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों गलत हैं। दोस्तों अगर बात की जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने ज़मीन से संबंधित नियंत्रण अपने हाथ में रखा था, ये आपका गलत हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने राजस्व अपनी इच्छा से बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा, ये कथन बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन, तो दोस्तों ये कथन सही है। तो कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, केवल दूसरा कथन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले दोस्तों अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह हुआ और इस राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों को
का बचाव किया गया था तो किसने किया था? आसफ अली, भूलाभाई देसाई, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी। दोस्तों अगर बात की जाए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? तो ये आंसर आपका आएगा भूलाभाई देसाई। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरमिंदर साहब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु अमरदास। दोस्तों हरमिंदर साहिब को पूरा करने में जिस सिख गुरु ने योगदान दिया था उसका नाम क्या है? तो जिस सिख गुरु ने हरगोविंद साहब को पूरा करने में योगदान दिया था दोस्तों वो है गुरु अर्जुन देव। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो कौन सा था? लखनऊ, बेलगाम, मुंबई, कराची। दोस्तों ये प्रश्न हम लोग ने पहले भी डिस्कशन कर रखा है कि महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो था प्यारे दोस्तों बेलगाम अधिवेशन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों इनमें से सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य किसे माना जाता है? महाराज दिलीप सिंह, महाराज शेर सिंह, महाराज नौनिहाल सिंह, महाराज खड़क सिंह। किस सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य किसे माना जाता है? सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य। पहले दोस्तों जिस सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य जिसे माना जाता है वो माना जाता है महाराज दिलीप सिंह को। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? केवल अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी, अंग्रेजी व गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती। महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? दोस्तों महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन जिन भाषाओं में प्रकाशित होती थी उस भाषा का क्या नाम है? तो प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन का जो प्रकाशन होता था वो होता था अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती, यानी कि तीनों भाषाओं में होता था। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था? डगलस की हत्या, राजद्रोह, सहमति बिल के विरोध के कारण, चापेकर बंधुओं को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था? पहले दोस्तों 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? सेना, शिक्षा, पुलिस, सिविल सेवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फ्रेजर आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? सेना, शिक्षा, पुलिस, सिविल सेवा। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है बनके कि फ्रेजर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1902 में हुआ था।
तो दोस्तों वर्ष 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन जिस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था तो वो था पुलिस। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही शानदार सेगमेंट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो निम्नलिखित में से जो गुरु नानक का उत्तराधिकारी था वो कौन था दोस्तों? तो वो था गुरु अंगद। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई वर्ष 1757 में हुई थी? प्लासी की लड़ाई, चिंसुरा की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पूना की लड़ाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर जो है वो बहुत ही आसान है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। कौन सी लड़ाई वर्ष 1757 में हुई थी? दोस्तों 1757 में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी प्लासी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई थी? प्लासी की लड़ाई थी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में आईएएस परीक्षा पहली बार कब आयोजित की गई थी? 1949, 1950, 1951, 1953। भारत में आईएएस परीक्षा पहली बार कब आयोजित की गई थी? भारत में दोस्तों पहली बार परीक्षा आयोजित की गई थी तो ये की गई थी 1950 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विधान चंद्र राय, के एम मुंशी। गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक जिस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी वो लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने आरंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने आरंभ की थी? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत जिसने की थी वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बी एस बालाबारी, माफ़ कीजिएगा मालाबारी, बी एस मालाबारी, एम जी रनाडे, आर जी भंडारकर, के टी तेलंग। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है?
दोस्तों पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता जिसे कहा जाता है वो है एजी रनाडे। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ रही है। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? एमजी रनाडे को कहा जाता है। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? एमजी रनाडे को। आगे चलते हैं। प्रश्न है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जिस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था वो था अधिनियम चार्टर अधिनियम 1833। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मद्रास अधिवेशन 1903, बॉम्बे अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पारित किया गया था वो था कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। आगे का प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है या भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है? उपरोक्त कथन किसने कहा था? एनी बेसेंट, डब्ल्यू डिग्बी, सिस्टर निवेदिता, विलियम वेडर बर्न। ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है या भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, या कथन जिसने कहा था दोस्तों वो हैं सिस्टर निवेदिता। तो अब सर आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? पंजाब, महाराष्ट्र, अवध, मद्रास। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव जिस राज्य में था दोस्तों वो है अवध। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? लॉर्ड डार्विन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन जिस वायसराय के कार्यकाल में भारत आया था वो कौन था? बताइए फटाफट से। तो पहले दोस्तों वो थे लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है सेंट थॉमस रो की लड़ाई निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच लड़ी गई थी? फ्रेंच बनाम अंग्रेजी, अंग्रेजी बनाम दोस्त अली, अंग्रेजी बनाम चंदा साहेब, फ्रेंच बनाम अनवर उद दीन। सेंट थॉमस की लड़ाई। दोस्तों सेंट थॉमस की लड़ाई जिन शक्तियों के बीच लड़ी गई थी वो कौन है? तो वो है फ्रेंच बनाम अनवर उद दीन। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वंदवासी किला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों।
वनवासी किला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो दोस्तों वनवासी किला भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है आपका तमिलनाडु। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्लैक होल त्रासदी कब घटित हुई थी? 20 जून 1756, 20 जून 1757, 3 जून 1757, 4 जून 1756। ब्लैक होल त्रासदी कब घटित हुई थी? पहले दोस्तों ब्लैक होल त्रासदी की घटना घटित हुई थी 20 जून 1756 को। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुदिमन समिति की भारतीय सदस्य थे? सर शिव स्वामी अय्यर, सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर आरपी परांजपे, मोहम्मद अली जिन्ना। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है कि निम्नलिखित में से मुदिमन समिति की भारतीय सदस्य कौन थे। तो दोस्तों पहली बात तो आप मुदिमन समिति की स्थापना के बारे में जान लीजिए। तो मुदिमन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये हुई थी 1900 कब हुई थी प्यारे दोस्तों? 1934 की 1900 प्यारे दोस्तों मुदिमन समिति की स्थापना हुई थी 1900 कब हुई थी? फटाफट से उत्तर दीजिए। ये हुई थी प्यारे दोस्तों 1924 को। और आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों बात की जाए समिति के जो सदस्य थे वो तो सर स्वामी अय्यर थे, सर तेज बहादुर सप्रू भी थे, डॉक्टर आरपी परांजपे भी थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तो हिसाब से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।